हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो है सब्जेक्ट कोड CHE10 CHE10 स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे विद स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इससे हमें क्या मेजरमेंट्स मिलती हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इट इज़ ओरिजिनेटेड थ्रू स्टडी ऑफ विजिबल लाइट। जब विजिबल लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है, तब जब इस पे डिस्पर्शन अकर होता है, डिस्पर्शन होता है, उसको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इट इज़ अ स्टडी विच इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। किस किस के बीच में रिलेशनशिप देता है? मैटर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होने वाले जो पैरामीटर्स होंगे या कैसा उनका बिहेवियर होगा और कैसे वो अफेक्ट कर रही हैं, उन सभी स्टडी जो होती है, उस स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरमेंट देती है ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन की कितनी इंटेंसिटी है, बट किस पे डिपेंड करते हुए? वेवलेंथ पे डिपेंड करते हुए वो बताती है मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। हमने कई बार रिपीट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? सबसे पहले हम ये समझ लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, it is addition of two fields, oscillating electric field as well as oscillating magnetic field। ये दोनों जो फील्ड होते हैं, ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और जो वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन से भी वो परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब दोनों फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वेव, उसके भी परपेंडिकुलर होता है। ये जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव मोशन की बात करें, जैसे कि वाटर वेव्स हो गया या स्ट्रिंग वेव्स होगी, उनसे बिल्कुल अलग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू द वेव। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे। वो पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला पैरामीटर होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ, जैसे कि नाम से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं, लेंथ ऑफ द वेव। वेव की लेंथ कितनी है? इट इज़ नोन एज वेवलेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस। अब जो वेव लेंथ है वो कैसे पता करेंगे? हमें पता है वेव इज फॉर्म्ड बाय वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। दिस इज वन वेव। ठीक है, अब जो एडजेसेंट क्रेस्ट हैं, एक ये क्रेस्ट हो गया, एक ये क्रेस्ट, इसमें जो डिस्टेंस होगा इट इज़ नोन एज वेवलेंथ। या फिर किसी दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ। दोनों एडजेसेंट क्रेस्ट और दोनों एडजेसेंट जो है ट्रफ्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और ये जो हाइट होती है, हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ, अगर बात करें डेप्थ ऑफ ट्रफ, इट इज़ नोन एज हाइट ऑफ द वेव, या फिर इसका नया दूसरा नाम क्या हो सकता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एनीथिंग इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही है, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय न्यू। अब बात करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ एंड इट इज द नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, इट इज नोन एज वेव नंबर विच इज डिनोटेड बाय न्यू बार। अब जो हमने पैरामीटर डिस्कस करें उसको हम टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हम इस टेबल को याद करेंगे तो ये इजी याद हो जाएगा। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये तीन हमने पढ़े हैं। वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लैम्डा के साथ, जिसकी एसआई यूनिट होगी, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में होती है, कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे एक सेकंड में, इट इज डिनोटेड बाय न्यू एंड एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। वेव नंबर न्यू बार
और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ मीटर में है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। कुछ रिलेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन है, क्योंकि हमें पता है कि जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट वेरी करती हैं। वेवलेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा c। दिस कांस्टेंट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय कांस्टेंट वैल्यू 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको राउंड ऑफ हम याद रख सकते हैं 3.0 इंटू 10⁸। लेकिन आपके बुक में इसी वैल्यू को लेकर आगे फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, इसलिए हम यही वैल्यू को याद रखेंगे। अगर वेव नंबर का फॉर्मूला देखिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो हमने अभी क्या देखा था, जो वेव लेंथ थी उसका फॉर्मूला था c/ν। अब 1/λ क्या हो जाएगा, ν/c। तो ये तीनों जो रिलेशंस हैं आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी मतलब मैटर वेव्स को लेके बहुत थ्योरीज आई थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सभी को मॉडिफाई किया गया प्लैंक के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी आई थी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या सजेस्ट किया गया था कि जो एनर्जी है इमिट भी होती है और एब्सॉर्ब भी होती है, वो कंटिन्यूअस एमिट या फिर कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब होने की बजाय वो क्वांटा की फॉर्म में एमिट होती है। मतलब कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वो एमिट होती है इंटेग्रल मल्टीपल में, वो कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती है। और जो इंटेग्रल मल्टीपल या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ उसको हम एक वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज नोन एज क्वांटा। तो क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है। The particle nature of radiation has to be considered। क्योंकि हम क्वांटम थ्योरी की बात करें तो इसमें जो रेडिएशन का वेव नेचर की बजाय अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं विथ पार्टिकल नेचर। तो अब जो पार्टिकल्स होंगे, जिसका रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है, जो उसके बाद जो एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसको हम नया नाम देते हैं फोटोन्स। जिसका नाम फोटोन कैसे पड़ा, फोटो मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की वजह से जो रेडिएशंस फॉल करती हैं मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसको बोला जाता है फोटोन्स। तो एनर्जी अगर बात करें, ये जो फोटोन्स एमिट होते हैं उसकी कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी के साथ वो फोटोन्स एमिट होते हैं, वो हम फॉर्मूला कैसे देखेंगे, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, E is equals to h न्यू। इसमें ये h क्या है, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे एक तो फॉर्मूला ये हो गया E is equals to h न्यू, क्योंकि हमें पता है न्यू के लिए एक फॉर्मूला और भी है, न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। तो यहाँ पे हम न्यू की बजाय इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं c/λ, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू hc/λ। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। एक और फॉर्मूला है c, यहाँ पे जो 1/λ है, 1/λ इज गिवन बाय न्यू बार, तो यहाँ पे जो 1/λ है इसको हम न्यू बार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे पास आ गया थर्ड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले आप अगर याद रखोगे तो इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल आने वाले हैं। क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अपोजिट होते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि जब प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करवाया जाता है तो वो वेरियस 7 कलर्स में डिस्पर्स होते हैं। वो 7 कलर जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, उनकी लैम्डा और उनके रिगार्डिंग जो न्यू वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वो कैसे अपोजिट वेरी करेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विजिबल लाइट के लिए ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम वॉयलेट कलर से रेड की तरफ आ रहे हैं, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रहा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने फॉर्मूला में पढ़ा है उसका ये प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया है।
आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी, हमें ई फाइंड करना है एसोसिएटेड विद रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, मतलब लैम्डा हमें पता है इन नैनोमीटर्स। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 नैनोमीटर, जिसको हमें, क्योंकि हमें जो वेवलेंथ पढ़ते हैं वो मीटर में हमें चाहिए तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁹ नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सी वैल्यू हमें कांस्टेंट पता है, एच वैल्यू हमें प्लैंक्स कांस्टेंट पता है। हमारे पास एच सी लैम्डा, इसके लिए एनर्जी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। क्योंकि हमारे पास अभी 3 फॉर्मूले थे, एक था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक था E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, दूसरा था E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। अब तीनों में से कौन सा चूज करोगे ये डिपेंड करता है आपको वैल्यूज कौन सी दी गई हैं। यहाँ पे अगर न्यू की बात करें, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एच सी तो कांस्टेंट है, लैम्डा दिया गया, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे वेव नंबर भी नहीं है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, चूज करेंगे कि यही फॉर्मूला इसमें फिट होगा। तो एच वैल्यू, सी वैल्यू, लैम्डा वैल्यू इसमें पुट करी, ऊपर दोनों न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करा, टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, हमारे पास वैल्यू है 10⁻⁴ को सॉल्व करा, हमारे पास आंसर जूल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट एनर्जी वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव इन एनर्जी पर मोल, मतलब जो एनर्जी वैल्यू है उसको हमें चेंज करना है, इसी वैल्यू को चेंज करना है एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल की कितनी एनर्जी होगी। अगर मोल की बात करते हैं तो कौन सा नंबर हमें माइंड में आता है, हमारे एवोगैड्रो नंबर विच इज गिवन बाय 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो मतलब जितनी एनर्जी हमें जिसका फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी पर मोल हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन, क्योंकि हमने बोला था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेजरमेंट देती है विद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन विद मैटर। तो अब हम वही यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी है वो जो चेंज होती है वो क्वांटा की फॉर्म में चेंज होती है। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कब, जब जो पार्टिकल है या फिर इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी स्टेट, सपोज कीजिए E1 है और हायर एनर्जी स्टेट E2 है, अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे इमिशन जब होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए E1 E2 दो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एंड हायर स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है बिटवीन टू लेवल्स इज नोन एज डेल्टा E, विच इज गिवन बाय हायर एनर्जी minus lower energy value E2 minus E1 which is given by h nu। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब वो जो स्पेक्ट्रा देता है, वो मीटर जो स्पेक्ट्रा देता है अकॉर्डिंग टू फोटोमीटर। मतलब फोटोमीटर ऐसा क्या है, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है जो रेडिएशन है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, इमिशन भी होता है। सो इट इज यूज्ड टू मेजर एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन। कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, कितनी इमिशन हुई है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता लगा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की वो एमिट भी होती हैं और वो एब्जॉर्ब होती हैं, एमिट होती हैं। वो उस किसी भी कोई पर्टिकुलर सैंपल ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ मैं अगर आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इससे आप इजी समझ आओगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए, क्योंकि 2 स्पेक्ट्रा है, इमिशन भी एब्जॉर्प्शन भी। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के लिए बात करते हैं। एक सोर्स ले लेते हैं जिसमें एक ये सोर्स वो सोर्स है जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी नोन होगी। इस वैल्यू इसमें जो पार्टिकल, इसमें जो सोर्स होगा इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी पहले से ही। इसको इस फ्रीक्वेंसी को पास करवाया जाएगा किसी भी सैंपल के थ्रू जिसका हमें एब्जॉर्प्शन पता करना है। तो जब ये रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है उसको सैंपल के थ्रू पास करवाया जाता है तो वो जो एब्जॉर्प्शन करता है उसे मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट करने के बाद उसे वेरियस स्टेप्स के थ्रू एनालाइज मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद डिटेक्ट किया जाएगा कि एब्जॉर्प्शन हुई है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू होगी डिटेक्टर में हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। उस स्पेक्ट्रा को नोट करेगा रिकॉर्डर।
रिकॉर्डर में जो स्पेक्ट्रा को नोट किया गया रिजल्ट रिकॉर्डर में मिलेगा, जिससे हमें उन वैल्यूज को रिलेट करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पे एमिशन हुई है या फिर एब्सॉर्प्शन हुआ है। लेकिन अगर एमिशन की बात करें, एमिशन में क्या होगा, एक पहले से ही जो सोर्स होता है वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में होता है, ताकि वो एनर्जी जो रेडिएशन है उसको एमिट कर सके। क्यों? क्योंकि हमें एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, हमें एमिशन चाहिए। एमिशन करने के लिए हमें सैंपल ऐसा लेना पड़ेगा, मतलब कि सोर्स ऐसा लेना पड़ेगा जिससे वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहले से ही हो और वो क्या करे, रेडिएशन को एमिट करे। जब एमिट करेगा तो सैंपल के थ्रू एनालाइज किया जाएगा, डिटेक्टर फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, स्कैनिंग डिवाइस जो स्कैन करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पेक्ट्रा है उसकी पीक्स आएंगी, उस पीक्स के थ्रू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, पीक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उससे हम इनकी एमिशन का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रा। जो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया उसके बाद जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा आएगा वो कैसा होगा। जब रेडिएशन ट्रांसमिट करी जाती है उसे फिर एनालाइज किया गया था, उन पार्टिकल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी कुछ पार्टिकल्स की वो मिस हो जाती है। मतलब कि फोटोग्राफिक प्लेट को, अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट को ही डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, मतलब कि डार्क लाइंस मिलती हैं जिससे हमें रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो आपको स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा, ये ऊपर जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये नीचे एमिशन स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। मतलब ये कि जो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो ऐसा हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है। मतलब कि ये जो लाइंस हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो जो अगर जो पार्टिकल है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उस समय हमें ऐसा स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहले हमें सबसे छोटा एटम लेना पड़ेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसकी अगर एनर्जी फाइंड करें, हमने लोअर क्लासेस में या फिर CHE1 में भी CHE2 में भी हमने ये डिस्कस किया है, उसका रिजल्ट हमने फाइंड किया था एनर्जी फॉर nth लेवल के लिए। ये वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, -z²E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², जिसमें ये सभी टर्म्स क्या हैं, h इज एटॉमिक नंबर, E क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.854 10⁻⁻12, जिसकी ये यूनिट आपको याद रखनी है। H इज प्लैंक कांस्टेंट, वी नो वेल, एंड N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें N से पता चलेगा। अब अगर हम सपोज करेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी हमें पता करनी है फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी स्टेट में। क्यों? क्योंकि अभी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। अब वो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा, जो एनर्जी सेकंड एनर्जी स्टेट में जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी, मतलब कि डेल्टा E, E2 - E1। E2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे N2 लेंगे, E1 के लिए यहाँ पे N1 लेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमने यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कॉमन टर्म्स बाहर निकाली, बीच में ब्रैकेट में क्या आया, 1/n1² - n1/n2²। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वेव नंबर, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है डेल्टा E, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था, hc⁻⁴ यहाँ से अगर वेव नंबर फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/hc, दिस इज डेल्टा E/hc। डेल्टा E हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो निकाला था उस पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है विद hc। तो यहाँ h² था, h³ आ गया, यहाँ पे नई टर्म आ गई c। तो ये जो सारी टर्म है फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए सारी टर्म्स कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि चाहे जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तब भी उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा।
जब वो सेकेंड एनर्जी लेवल में है तब भी उसका सेम रहेगा, उसका जो चार्ज होगा वो भी सेम रहेगा, मास भी चेंज नहीं होगा, परमिटिविटी सेम रहेगी, प्लैंक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वैसे ही कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब कि सारी टर्म्स कांस्टेंट होगी। तो इस बड़ी वैल्यू को हम एक छोटे से वेरिएबल के साथ हम डिनोट कर सकते हैं, विच इज आर एच, विच इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। एच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद आर एच, क्योंकि N1 एंड N2 ही चेंज होगा। तो हम आर एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो फॉर्मूला था उसमें हम यहाँ पे एच हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, ई हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास भी हमें पता है, परमिटिविटी की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की थी, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ऊपर जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। नीचे ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर, इस स्क्वायर को सॉल्व करके ये वैल्यू आई, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और 10⁻⁴ को सॉल्व करा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एज इट इज लिख दिया और 10⁻⁴ सॉल्व करी, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई 8, मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद जो ऊपर टर्म थी उसे एज इट इज लिखा, 10⁻⁴ प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया, 8 विद मल्टीप्लाई बाय दिस डेसिमल टर्म, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद एंड में हमने इन दोनों को डिवाइड करा और 10⁻⁴ वैल्यूज को सॉल्व करा, जिससे हमें ये आंसर मिल गया इन मीटर इनवर्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड करा है, रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड करा है, तो हमें यह मिल गया आंसर मीटर इनवर्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट विद रिड्यूसिंग मास। अब जो मोशन ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, अगर पार्टिकल 2 हो तो उनका मास m1 एंड m2 होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अराउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर रेस्ट पे होगा तो उसकी जो मोशन ऑफ 2 पार्टिकल्स कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर सिंगल पार्टिकल अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस्ट पे हो तो हम उस मास को किस टर्म में बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास में। तो रिड्यूस्ड मास का हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 masses and sum of their masses for 2 particles। तो ये हो गया m1 m2 upon m1 plus m2। रिड्यूस्ड मास फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए ये जो m1 होगा, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mn me एंड 2 पार्टिकल सिस्टम, तो यही हो गया ना mn एंड me। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स जो होगी इसको हम डिवाइड करेंगे विद mn के साथ। तो यहाँ पे mn के साथ डिवाइड करा, ये आ गया 1, यहाँ पे करा तो ये भी 1 आ गया, यहाँ पे mn, तो ये मैंने एज इट इज अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे जो mn होगा, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस पे जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पड़े हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, तो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। me इज मास ऑफ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन। तो इस टर्म को करेक्ट करेंगे और अगर करेक्शन करेंगे तो थ्योरेटिकली हमारे पास एक वैल्यू आती है जो विच इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वो रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इन आर इन्फिनिटी, क्योंकि हमें जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है आर इन्फिनिटी। तो हम इस टाइम रिडबर्ग कांस्टेंट सॉल्व करेंगे, आर इन्फिनिटी गिवन बाय दिस particular constant value and mass of electron and mass of nucleus। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का मास हमने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अब हम अगर फाइंड करें इक्वेशन फॉर रेडिएशन हाइड्रोजन एटम के लिए, तो न्यू बार क्या थी, RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल, क्योंकि इन वैल्यूज में, इस फॉर्मूले में n1 n2 किस तरह से पुट किया जाए, स्पेक्ट्रा हमें कैसा मिले, उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए जिसको हम सिलेक्शन रूल बोलेंगे। सिलेक्शन रूल पहला क्या हो जाएगा कि जो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर चेंज इन एनर्जी स्टेट कोई भी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जो चेंज इन एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम नंबर जो होगा उसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो +-1 के बीच में ही रहेगी। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर हम देखें एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करना चाहें तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1s लेवल वो सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। लेकिन अगर 1s है तो यहाँ पे n क्या है 1,
एंड s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 1 लेवल से जंप करेगा किसी भी हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी या फिर n2 लेवल हो सकता है, 3 लेवल, 4 लेवल, लेकिन इन सभी लेवल्स के लिए, इन सभी वैल्यूज के लिए जो डेल्टा एल होगा वो +-1 ही होगा। डेल्टा एल कैन गो ओनली टू p ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स, p ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स। अब कैलकुलेशन करें अगर न्यू बार को लेके, उसके लिए हमें पता है कि n1 हमने क्या लिया था 1 और n2 क्या होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। फॉर्मूला हमें पता है, अगर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल जो होगा वो 2 है तो उसके लिए n1 तो 1 ही पुट करेंगे, n2 की जगह क्या पुट करेंगे 2, एंड जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3/4 ऑफ RH रीडबर्ग कांस्टेंट। लेकिन अगर n2 अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 3/4 एंड n इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 5 के लिए 3, 4, 5 के लिए वेरियस वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करें, स्पेक्ट्रा हमारे पास जिसमें ये सभी वैल्यूज ली गई हैं, इसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज जैसे कि हमने 5 वैल्यूज पुट करी हैं, 5 वैल्यूज के लिए हमारे पास एक सीरीज बनती है, सीरीज जिसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, पास्चन, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ये 5 सीरीज हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं कि जो n1 वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अप टू n5 वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन जो लाइमन n1 वैल्यू अगर ये ग्राउंड स्टेट n1 होगा तो उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब कि जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एमिट होगी वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल मतलब कि n2 से लेकर अगर n1 तक उसकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो अगर ट्रांजिशन जो है n2 से n1 तक हो रही है तो वो लाइमन सीरीज में फॉल करती है। या फिर कोई भी और n इज इक्वल टू 3 हायर एनर्जी लेवल 3, 4, 5 लेकिन वो फॉल कर रही है इन n इज इक्वल टू 1 तो वो सीरीज लाइमन सीरीज होगी। लेकिन अगर हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी वो ट्रांजिशन होती है अप टू n इज इक्वल टू 2, मतलब इसके लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगा n इज इक्वल टू 2, तो उस सीरीज को बोलेंगे बाल्मर सीरीज। मतलब कि n2 जो ट्रांजिशन हो रही है वो फॉल कर रही है इन बाल्मर सीरीज। अगर लोएस्ट एनर्जी स्टेट, पॉसिबल एनर्जी स्टेट अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो उसको सीरीज को बोलेंगे पास्चन सीरीज, एंड 4 के लिए ब्रैकेट सीरीज, एंड 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी पी फंड सीरीज आ जाएगी। तो अगर उसके बाद भी हम डिस्कस करना चाहें तो उसके बाद देखिए रेगुलर ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो इतनी, उनमें डिस्टेंस इतना क्लोज होता जाएगा, वो आपस में इतने क्लोज होती जाएंगी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज कीजिए इन्फिनिटी पे ऐसी वैल्यू, ऐसा एनर्जी लेवल आएगा कि वो कंटिन्यूअस, हमें लगेगा कि वो कंटिन्यूम बन रहा है, उसको रिजॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम बेसिकली ये 5 सीरीज पढ़ते हैं। इसके बेसिस पे ही आपको एक न्यूमेरिकल है, इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डी ऑफ ड्यूटेरियम इज गिवन बाय दिस, me/mn आपको गिवन है ड्यूटेरियम के लिए। रीडबर्ग कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, उसके बाद वेव नंबर भी फाइंड करना है, किसके लिए, फर्स्ट बाल्मर लाइंस के लिए। ये हमें क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखा कि गिवन है, रेशियो हमें गिवन है। रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर ड्यूटेरियम के लिए फाइंड करना है तो 1/1 प्लस me/mn जो हमें ऑब्वियसली गिवन है, तो हमने वैल्यूज पुट करी, हमारे पास RD वैल्यू आ गई। लेकिन हमें वेव नंबर भी फाइंड करना है। वेव नंबर कौन सा है हमारे पास, इसके लिए n1 वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n2 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी बाल्मर सीरीज के लिए, क्योंकि सबसे पहली कौन सी है, n अगर 1 होगा तो n1 वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए ये कौन सी सीरीज होती है, लाइमन। लेकिन ये बाल्मर सीरीज की बात करें और फर्स्ट बाल्मर सीरीज की, तो यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट का मतलब क्या है, सक्सेसिव। अगर हमें ये तो हमें पता है कि बाल्मर सीरीज के लिए लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट तो 2 रहेगी। फर्स्ट का मतलब क्या है, इसके जस्ट ऊपर जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होगा वो वैल्यू हमें चाहिए, 4, 5 नहीं चाहिए। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वेव नंबर वैल्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। फाइन स्ट्रक्चर मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में
मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो वो एंगुलर मोमेंटम भी कॉज करेगा विच इज गिवन बाय एल, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, वो स्पिन कर रहा है, तो उसके लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा विच इज गिवन बाय एस। तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल इंटू एल प्लस वन अंडर रूट इंटू एच बाय टू पाई, दिस इज इंटेग्रल मल्टीपल विच इज ऑल्सो गिवन बाय एच बार। तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एच बार के साथ। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो भी सेम फॉर्मूला है, एस इंटू एस प्लस वन अंडर रूट एच बार। तो टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम हमें सॉल्व करना हो इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज गिवन बाय जे। जे क्या होगा, इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर नोटेशन। ये दोनों जो वेक्टर हैं इनका नेचर कैसा होगा, वो किस वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, वो अभी हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम एल वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए वेक्टर नेचर हम समझेंगे। For a vector quantity, for example, orbital angular momentum for an electron, it is required that both, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसलिए हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को सॉल्व करना होगा। मैग्नीट्यूड तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो अभी हमने पढ़ा दैट वो क्या था मैग्नीट्यूड। हम बात करते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन पे। अभी डायरेक्शन जो होगी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव ओनली दोज डायरेक्शन हुज कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच। तो रेफरेंस जो डायरेक्शन है वो कौन सी ले रहे हैं, जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस है तो उसके लिए एल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एल जेड। वो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एल जेड नोटेशन के साथ। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल जेड इज इक्वल टू एम एल एच बार। ये एम एल क्या है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये जो z एक्सिस रेफरेंस डायरेक्शन है जिसके लिए l वैल्यू जो है -1 टू +1 मतलब -1 0 +1 रहेगी फॉर पॉजिटिव z एक्सिस। दिस इज ओरिजिन, तो नेगेटिव z एक्सिस के लिए -1 हो जाएगी। इसके लिए वेरियस थीटा वैल्यूज हैं। देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव हम एंगल देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फॉर l इज इक्वल टू 0 विच इज मतलब अगर l 0 है तो l 0 है तो हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करके आपको दिखा रहे हैं, वही हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में देखते हैं। एम एल हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम एल के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एल, एल माइनस वन, एल माइनस टू, एल माइनस थ्री अप टू जीरो, अप टू माइनस एल माइनस वन माइनस एल। फॉर एल इज इक्वल टू 0, अगर एल वैल्यू 0 हो तो उसके लिए एम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एम एल भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एल वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या गया 1 माइनस 1 0, यहाँ पे -1 तक, मतलब जो l इज इक्वल टू 1 है उसके लिए एम एल वैल्यू क्या आ जाएगी -1 0 +1। अगर m जो वैल्यू है एम एल इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव एम एल इज इक्वल टू +1, तो उसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे l का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, l इज इक्वल टू l इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार, ये वैल्यू थी। अभी l वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल जेड इज इक्वल टू एच 1 इंटू एच बार विच इज नोन एज एच बार। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करी। लेकिन अब फाइंड करेंगे एम एल वैल्यू जब 0 होगी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी एल वैल्यू। अगर -1 है तो उसके लिए एल वैल्यू इज इक्वल टू -h। तो इसका मतलब जब एंगुलर मैग्नेटिक जो एंगुलर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करता है डायरेक्ट अपॉन एंगुलर मोमेंटम पे। मतलब कि जब वो दोनों पॉजिटिव है तो देखें यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे आ रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। जब एल 0 है, एम एल 0 है तो एल भी 0 है, तो ये आपको डायरेक्शन मिल रही है इसके रिगार्डिंग। और अगर एम एल वैल्यू -1 है तो देखिए नेगेटिव एक्सिस पे आपको डायरेक्शन मिल रही है जो कि एंगल बना रही है थीटा एंगल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या बोल रहे थे कि एल वैल्यू अगर 1 हो तो यहाँ पे एल वैल्यू को 1 पुट करा तो हमारे पास एल वैल्यू क्या आ गई √2h बार विच इज गिवन बाय दिस एक्सिस। ठीक है, तो इसको समझना इजी है। जैसे कि हमने एल वैल्यू के लिए सॉल्व करा वैसे ही हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्पिन कैसी होती है, हाफ होती है। तो स्पिन एस ऑर्बिट मतलब एस
जो स्पिन है विच इज डिनोटेड बाय एस, इट हैज डायरेक्शन। इसके लिए भी हम मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन भी सॉल्व करेंगे। अब हम जेड एक्सिस, जैसे कि एल के लिए जेड एक्सिस था वैसे ही स्पिन के लिए सिमिलर वैसे वे में चलेंगे एम एस एच बार। तो एम एस वैल्यू क्या होगी, माइनस भी पॉजिटिव भी, तो इसका मतलब जो स्पिन होगी वो प्लस हाफ भी होगी माइनस हाफ भी होगी। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन हमने थीटा एंगल देखा था, थीटा एंगल क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला एस जेड अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो एस जेड का फॉर्मूला क्या था, एम एस इंटू एच बार, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, एस इंटू एस प्लस वन अंडर रूट एच बार। तो सबसे पहले हम एस प्लस हाफ के लिए सॉल्व करेंगे, जितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, और उसके बाद हम एस माइनस हाफ के लिए पुट करेंगे। तो वेरियस थीटा, ये 2 थीटा वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, जिसके बेसिस पे हमने ये ग्राफ बनाया है। थीटा अगर प्लस हाफ है तो हमारे पास 35 डिग्री 13 मिनट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 144 डिग्री 45 मिनट्स जो यहाँ पे माइनस हाफ के लिए है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जे, जो इट इज गिवन बाय जे इंटू जे प्लस वन एच बार। तो अब एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, एल 0 होगा एस ऑर्बिटल के लिए। अगर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में है तो उसके लिए एल वैल्यू 0 होगी और स्पिन होगी हाफ। तो इसमें इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे जे वैल्यू में, एस एल प्लस वन एस, एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू अप टू एल माइनस एस। तो हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड है इसके बाहर जो टर्म आएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जे वैल्यू हाफ आ रही है, ठीक है। तो टोटल जे वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जे इंटू जे प्लस वन। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए हाफ वैल्यू, ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे हाफ। ये जब सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3/2 एच बार। तो अगर अभी तो हमने सॉल्व करा एस ऑर्बिटल में, अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एल तो 1 होता है और एस क्या होता है, हाफ। सेम ऐसे ही हम जे वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर टोटल मोमेंटम हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 15/2 अंडर रूट एच। तो अगर एच हाफ है तो जे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट 3/2 एच बार। लेकिन ये आप याद रखिए, ये तो था पी ऑर्बिटल, लेकिन पी ऑर्बिटल तो 2p 3p 4p 5p 6p होते हैं। उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, ऑर्बिटल का जो मोमेंटम कोई भी हो, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई भी हो, ये जे वैल्यू हमेशा सेम रहती है, प्लस हाफ रहेगी और 3/2, ये सभी के लिए सेम रहती है, जिनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी इलेक्ट्रॉन के लिए L2 होता है, S तो हाफ ही होगा, इनके लिए 2 वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। ऐसे मतलब कि हम S P D F ऑर्बिटल्स के लिए हम टोटल एंगुलर मोमेंटम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, जिनको बोलते हैं टर्म सिंबल्स, जो एनर्जी लेवल्स बताते हैं, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एल, सुपरस्क्रिप्ट में है 2s+1 और सबस्क्रिप्ट में है कैपिटल जे वैल्यू। कैपिटल एस और जे वैल्यू हमने अभी सीखी है कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अब अगर एग्जांपल यूज करेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा। ये कैपिटल एल क्या है, दिस कैपिटल एल इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें, अगर एंगुलर मोमेंटम अगर वैल्यू 0 होगी, n 0 होगा, तो उसके लिए एल वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एस। 1 के लिए कैपिटल पी, 2 के लिए कैपिटल डी, 3 के लिए कैपिटल एफ एंड सो ऑन, FGH। ठीक है, तो कैपिटल एल तो हमने समझ लिया। और जो यहाँ पे 2s+1 है, ये टर्म क्या बताती है, इट गिव्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, एंड ये जे वैल्यू बताती है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। आपके पास एक एग्जाम्पल है जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। डिटर्मिन टर्म सिंबल फॉर हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन एटम गिवन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1। तो इसके लिए एल वैल्यू तो 0 होती है और स्पिन वैल्यू हाफ होगी। जे कैसे निकालते हैं, प्लस ऑफ एल प्लस एस, तो प्लस किया हमारे पास हाफ वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको इस नोटेशन में, टर्म सिंबल में। एस क्या है, हाफ, यहाँ पे पुट करा। जे वैल्यू हाफ थी, यहाँ पे पुट करा। हमारे पास क्या आ गया, दिस इज कैंसल आउट, 1+1 2। ये एस कहाँ से आया, क्योंकि एल 0 था, एल 0 के लिए कैपिटल एल 0 है, जिसके लिए स्मॉल एल 0 है, तो कैपिटल एल के ये वैल्यू आ जाएगी एस। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे एस लिखा है।
अब बात करेंगे इसके पी इलेक्ट्रॉन के लिए। पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल वैल्यू 1 होगी। जे वैल्यू हमने अभी सीखी है कैसे निकालते हैं, 3/2 और हाफ हमारे पास वैल्यू आ गई। और एल कैपिटल एल वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन में है। अभी यहाँ पे देखिए क्योंकि दो वैल्यूज थी एस के लिए, सॉरी जे के लिए दो वैल्यूज थी, हाफ एंड 3/2, दोनों के लिए अब ये टर्म सिंबल भी 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्साइटेशन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन F1s इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, 2p स्टेट में। तो इसके लिए कोई दो ऑप्शंस रहेंगी, मतलब कि 2j लेवल्स रहेंगे। और इसके लिए सिलेक्शन रूल तो हमें पता है, डेल्टा एन एनीथिंग वैल्यू एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए क्या डेल्टा जे सिलेक्शन रूल क्या रहेगा, 2 ऑप्शंस, 0 और +-1, ये 2 ऑप्शंस इनके पास रहेंगी। और कंसीडर हम करेंगे ट्रांजिशन। सपोज कीजिए ट्रांजिशन है 1s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल के लिए। 1s से अगर 2p ऑर्बिटल है लेकिन j वैल्यू हाफ है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जे 0 हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है। अगर यहाँ पे 1s है और उसकी एक्साइटेशन तो 2p ऑर्बिटल में है लेकिन यहाँ पे j वैल्यूज भी डिफरेंट है, तो उसके लिए डेल्टा j क्या हो जाएगी, +1। ये दोनों जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हैं, तो दीज ट्रांजिशन आर नोन एज अलाउड ट्रांजिशन। तो इन सभी स्टडीज जो हमने अभी स्टडी किया है उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से जो ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं डेल्टा जे, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस का डबलेट मिल रहा है। इन दो वैल्यूज को बोलते हैं डबलेट। जो स्पेक्ट्रा देखेंगे उसमें हम उसको डबलेट बोलेंगे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो लाइंस की जो स्पेस होती है वो तो बहुत कम होती है, हमने जैसे कि अभी जो सीरीज पढ़ी थी उसमें देखा है। तो इसके लिए हमें रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो डबलेट है, डबलेट जो ये है, इसके लिए टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 2d और 2s हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब हाइड्रोजन के लिए तो देख लिया, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम होगी एज हाइड्रोजन। जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें सभी में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो इनर शेल्स होते हैं, इनर क्लोज शेल, दे हैव 0 टोटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब इसको समझने के लिए हम एक एलिमेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोजन की तरह का ही है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सोडियम। तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं सोडियम। अब सोडियम का जो 3s लेवल है, 3s लेवल की जो अब वो लीस्ट एनर्जी स्टेट है, अब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। मतलब कि इनर में जाएगा, अगर फर्स्ट या सेकंड शेल में जाएगा तो 3s इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लीस्ट एनर्जी टू गेट एक्साइटेड एज कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को 1s या 2s में जाना है, उसके लिए एनर्जी इतनी नहीं चाहिए जितनी की चाहिए होगी 3s के लिए। तो यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, j वैल्यू यहाँ पे 3/2 और हाफ होगी। ये 2p ऑर्बिटल के लिए भी होगी, 3p के लिए भी, 4p के लिए भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम वैल्यू होती है। 3s electron can be excited to any of these two levels and the energy required for these excitations can be given by 2j values. Numerical है, calculate the difference in energy levels in j units में हमें energy levels का difference find करना है for 2d lines के लिए। टर्म सिंबल है in the atomic spectra delta nu bar change in wave number हमें given है। अगर वेव नंबर की बात करते हैं और एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है तो वो डेल्टा ई होता है। डेल्टा ई के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन जिसमें न्यू बार है उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, एच सी न्यू बार। तो हमने यही फॉर्मूला लिया है जिसमें एच सी न्यू वैल्यू पुट करी, एनर्जी स्टेट हमने फाइंड करी है, जूल्स में हमने एनर्जी फाइंड करी है। हमने कैलकुलेट करना था डिफरेंस। ये जो वैल्यू आई है इसके रिगार्डिंग, ये देखिए हमारे पास 3 यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, 2s हाफ, 2p हाफ, 2p3। ये जो वैल्यूज आई हैं टर्म सिंबल, ये j वैल्यूज को लेके आई हैं। यहाँ से अगर s से लेकर p तक जो यहाँ पे वेवलेंथ है उसका आप देख सकते हैं रेंज कितना है। वो रेंज लेस है एज कंपेयर टू अगर वो s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन जिसकी जो j वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/2 होगी।
अब बात करेंगे हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं उन एटम्स के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम से भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इस टाइप्स के जो एटम्स होते हैं उसमें देखिए हमें पता है कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शंस होती हैं जिससे एनर्जी स्टेट पे मतलब असर पड़ता है। देयर आर टू वेज इन विच द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम L and S momentum of any electron system can combine। किस तरह से दो मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड को LS कपलिंग बोलते हैं, सेकेंड मेथड को JJ कपलिंग बोलते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं LS कपलिंग। इस मेथड में हम इंज्यूम करते हैं जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वो कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम देता है, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल L के साथ। spin angular momentum of various electron can be combined to give total। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो टोटल क्या देगा, कैपिटल L। ऐसे ही अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो वेरियस इलेक्ट्रॉन के आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम देंगे, जिसको हम कैपिटल S के साथ लिखेंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इंटू L+1, ये हमने पढ़ा है। और ये वैल्यूज क्या होंगी, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1 अप टू L1 माइनस L2 का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही जैसे कि हमने L के लिए निकाला है, S के लिए भी सेम वैल्यू होगी। हमें पता है कि टोटल अगर हमें फाइंड करना है तो वो J वैल्यू होती है, वो सम होता है L एंड S का। तो इसी के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, J इज इक्वल्स टू L प्लस S कैपिटल फॉर्म में, L प्लस S माइनस 1। ये LS क्या है, दीज आर द सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल्स। तो J वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, J इंटू J+1 हो जाएगा। इसमें हमें पता है कि अगर हम फाइंड करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L1 वैल्यू और उसके विद रिस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो S हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी S1, तो टोटल हमें क्या मिलेगा, J1 वैल्यू होगी। J1 ऐसे ही हम J2 फाइंड करेंगे, ऐसे ही J3 फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल जो J वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम ऑफ दीज स्मॉल J वैल्यू, सम ऑफ दीज J वैल्यूज, J1 J2 J3 जितनी भी वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे सभी को प्लस कीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी J वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये आपकी बुक में टर्मिनल क्वेश्चन है जिसके लिए हमें वैल्यू हमने पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, वही सेम फॉर्मूला है यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि बाल्मर सीरीज बोला है तो इसके लिए N1 तो 2 होता है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज बोली है इसके लिए N2 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, ये वेव नंबर हमारे पास आ गया। लेकिन हमें वेव नंबर पूरा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे तो हमारे पास वेव नंबर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर नंबर्स में। तो इसी के साथ हमने ये जो यूनिट है वो हमने हाफ यूनिट इसमें स्टडी किया है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन आपके के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और इसके साथ साथ हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी इसी हार्डवर्क के साथ और इससे भी ज़्यादा हार्डवर्क के साथ हम आगे वीडियोस बनाते रहें। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।